Hi everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर एसक्यूटी सिस्टम और इस चैप्टर को हम वन शॉट में ही कवर करेंगे। बच्चों, अब देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी से तहे दिल से क्षमा चाहूंगा, लेक्चर काफ़ी लेट हो गया है। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा इशू थे, बैक पेन वगैरह हो गया था और वो है तो अभी भी, लेकिन काम तो करना ही है। लेकिन आपका काफ़ी इसमें डिले होने की वजह से थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा और ये तो सब कहने की बातें हैं, बट शो मस्ट गो ऑन, ये तो सबने सुना ही होगा, तो उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। देखिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है आपका एक्सक्रीशन। तो आपसे पूछा जाता है एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो एसक्यूटी सिस्टम में हम सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात करते हैं। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। वो हार्मफुल जो वेस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं और नॉन नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल हैं और यूरिक एसिड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं। और इन वेस्ट मटेरियल को जाहिर सी बात है हार्मफुल है तो बॉडी में तो नहीं रोकेंगे, देन वी हैव टू रिमूव इट आउट। ठीक है, तो इनके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आप क्या बताओगे एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी के अंदर बनने वाले हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं और बॉडी से बाहर रिमूव करने के इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ harmful nitrogenous जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड and non-nitrogenous like CO2 metabolic waste from the body, this is called excretion। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? हम लोग आगे देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम उन सारे ऑर्गन की बात करते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। आप एक्सक्रीशन को सिंपल एक वर्ड से समझिए, हम यूरिन रिलीज करते हैं, बॉडी से यूरिन को निकालना ये एक तरह का एक्सक्रीशन है। ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सक्रीशन और एक होता है इजेशन। आप पॉटी करते हैं, फीसेस रिमूव करते हैं, वो भी वेस्ट है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट हम पॉटी की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, फीसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं इजेशन। और जो यूरिन आप रिलीज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब जब आप यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं मतलब आप एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी कई ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। कौन है जो यूरिन बनाएगा, कौन है जो यूरिन स्टोर करेगा और कौन है जो यूरिन निकालेगा? इन सारे ऑर्गन को हम मिलाकर बोलते हैं पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑर्गन्स। क्या बात कर रहे हैं हम? उन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं विच आर कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। तो ऐसे ऑर्गन जो यूरिन के फॉर्मेशन, उसके स्टोरेज और उसके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे कंसर्न है, तो उनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो किडनी जो होती है, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखो ये किडनी बना के दिखाई है। ठीक है, तो जो किडनी होती है मेरे बच्चों वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। फिर एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है मेरे बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं वो यूरिन को स्टोर करते हैं और जो एक्सक्रीट आउट करता है वो है यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा छोटा और फीमेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है। तो ये ऑर्गन किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो इससे कंसर्न हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंट होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूं, अभी रुकिए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। अभी आगे मैं पूरी किडनी के बारे में बताऊंगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स की। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी। मेन ऑर्गन कौन है? किडनी।
और जो उसकी सपोर्ट कर रहा है, जो उस एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है किडनी की या एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, लिवर, स्किन और लंग्स। लिवर, स्किन और लंग्स, इनको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं और किडनी को बोलते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब कैसे, देखो समझो। हमारे जैसे सपोज करो हमने खाना खाया, तो जब खाना खाया तो उसमें हमने खाई प्रोटीन। क्या खाई मेरे बेटे? प्रोटीन। में आपको बना के दिखाता हूं। देखो, हमने सबसे पहले क्या खाया? खाना में हमने खाई प्रोटीन। जब प्रोटीन खा ली तो प्रोटीन से के डाइजेशन से बना अमीनो एसिड, इसी अमीनो एसिड से बना अमोनिया। अब अमोनिया तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, तो बॉडी में तो होल्ड करके हम रखेंगे नहीं, तो ये जाएगी लिवर के पास और लिवर इसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। ठीक है, और ये यूरिया, ये अमोनिया यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। देखो, प्रोटीन खाया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किया तो अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से अमोनिया बना, फिर अमोनिया से यूरिया बना और यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। किसने हेल्प करी? किडनी ने और लिवर। स्किन भी करती है, स्किन से स्वेट निकलता है, तो स्वेट के साथ बहुत सारा वाटर निकलता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाते हैं, उसके अलावा स्मॉल अमाउंट में यूरिया निकल जाता है, स्मॉल अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी निकल जाता है। ठीक है, तो स्किन भी हो गया। फिर बात करते हैं लंग्स की। लंग्स CO2 रिलीज करता है। CO2 भी तो वेस्ट है ना, उसको बॉडी में हम नहीं रखते। ठीक है, अच्छा, आपको पता है हम लोग कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर। अब CO2 को तो बॉडी से बाहर निकालना है और आप ऐसा पानी पी रहे हो जिसमें CO2 ऑलरेडी होती है, तो वो आपके लिए डेंजरस है, तो वी शुड नॉट टेक इट। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी ऑर्गन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किडनी की। तो देखो, यहाँ डायग्राम में आपको किडनी दिख रही है। एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, और दोनों किडनी से एक एक डक्ट निकल रही है, इसका नाम है यूरेटर। ठीक है, मैं चलो बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक किडनी बनाई हमने ये। ठीक है, किडनी कितनी है? 1 पेयर किडनी है हमारे पास, 1 पेयर किडनी है, और ये बीन शेप्ड होती है। बीन समझते हैं आप लोग? सेम के बीच की तरह बीन शेप्ड होती हैं। ठीक, 2 किडनी हो गई, और दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है। मैं कलर बदल देता हूं। दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब का नाम होता है यूरेटर। इस तरह से ये 2 ट्यूब बना दी। चलो डबल कर देता हूं। इस तरह से एक ट्यूब ये बना दी और एक ट्यूब हमने ये बना दी। अच्छी नहीं बनी ना, चलो कोई बात नहीं, समझ तो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये 2 ट्यूब बना दी, और ये जो दोनों ट्यूब हैं ये खुली, ओपन हुई एक ब्लैडर में। उस ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकली, उसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, तो देखो यही चीज मैं यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, ये किडनी है, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। 2 किडनी हो गई, 1 पेयर किडनी, और दोनों से एक एक ट्यूब निकली, उसका नाम क्या है? यूरेटर। दोनों किडनी से एक ट्यूब निकली, यूरेटर। वो एक ब्लैडर में ओपन हो रही है, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होती है। उससे एक ट्यूब निकलती है, उसका नाम होता है यूरेथ्रा, जिससे हम यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन यूरिन का कहां हुआ? किडनी में। ठीक है, वो यूरेटर के थ्रू कहां गई? यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई, फिर जरूरत पड़ने पर, मतलब जब वो ब्लैडर भर जाएगा तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे यूरिन को। किससे? यूरेथ्रा से। याद रहे, मेल का यूरेथ्रा लंबा होता है और फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। मतलब मेल की यूरेथ्रा की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर और फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो किडनी के बारे में देखें। किडनी को प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और यही है जो हमारी यूरिया को रिमूव करेगा। तो देखो, अमोनिया जाएगी लिवर में, जो कन्वर्ट होगी यूरिया में, और यूरिया को यूरिन के साथ हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने के लिए मेनली कौन सा? यूरिया। इसीलिए हमें यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, हम लोग कौन हैं? आप बताओगे, यूरियोटैलिक एनिमल। क्यों हैं हम यूरियोटैलिक एनिमल? क्योंकि हम यूरिया बॉडी से बाहर निकालते हैं।
अगर अमोनिया करते तो अमोनोटैलिक, यूरिक एसिड करते यूरिकोटैलिक, लेकिन हम यूरिया कर रहे हैं इसलिए यूरियोटैलिक। ठीक है, किडनी ये काम कैसे करती है? किडनी यूरिन बनाएगी और यूरिन के साथ इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल। ये बात समझ में आ गई? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो है ये है राइट किडनी, ये लेफ्ट वाले के कंपेयर में थोड़ा सा कहाँ है? नीचे है। राइट वाले के कंपेयर में, सॉरी लेफ्ट वाले के कंपेयर में राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है। अब बात आई ऐसा क्यों, तो आप बताओगे ये है लिवर। क्या है मेरे बच्चों? लिवर। लिवर का के दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ये लिवर का है राइट लोब और ये है लिवर का लेफ्ट लोब। तो लिवर के राइट लोब की वजह से हमारी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। तो आपसे पूछें राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन, रीजन बताइए। तो आप बताएंगे लिवर के राइट लोब की वजह से राइट किडनी लेफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा नीचे होती है। ये बात समझ में आ गई? फिर यहीं पर अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक चीज वैसे तो किडनी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जो किडनी है, इस किडनी को प्योर ब्लड सप्लाई कौन करेगा? ये देखिए डायग्राम, इसका नाम होता है रीनल आर्टरी। क्या नाम होता है मेरे बेटे? रीनल आर्टरी होती है जो कि किडनी को प्योर ब्लड देती है, किडनी को प्योर ब्लड देती है। और ये है रीनल वेन। ये क्या है? रीनल वेन, जो कि किडनी से इम्प्योर ब्लड ले जाती। किडनी को प्योर ब्लड कौन देगी? रीनल आर्टरी। किडनी से इम्प्योर ब्लड कौन ले जाएगी? रीनल वेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। चलिए, तो हमने किडनी के बारे में देखा, यह प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यही होता है। क्या एक्सक्रीट कराता है? यूरिया, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, जिसका नाम है लिवर। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी मेन जो होता है वो होता है आपका लिवर। क्या होता है मेरे बच्चों? जो मेन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम होता है लिवर। अब लिवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, लिवर के बारे में समझो। लिवर को बोलते हैं एक ऐसा ऑर्गन जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब टॉक्सिक चीजों को बॉडी से रिमूव कराता है। तो इसमें देखो क्या समझना है, हमारी बॉडी में बनता है अमोनिया। अब अमोनिया हाईली पॉइजनस एंड हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो बॉडी में तो होल्ड करके इसको रखेंगे नहीं, तो वी हैव टू रिमूव इट आउट। लेकिन कैसे? तो लिवर सबसे पहले इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। आगे जाके जब आप 11th में आओगे तो आप इस प्रोसेस का नाम भी पढ़ोगे। इस प्रोसेस का नाम होता है ऑर्निथीन साइकिल। लिवर के अंदर होती है ऑर्निथीन साइकिल, जिसके थ्रू इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जब यूरिया बन जाती है तो इस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्या लिवर सिर्फ यूरिया को ही बॉडी से बाहर निकलवा सकता है? और भी कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये ब्रेक डाउन कर सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल का, ये ब्रेक डाउन कर सकता है अल्कोहल का, निकोटीन का, ड्रग्स का, और इन सब को भी बॉडी से रिमूव करवा सकता है। इसीलिए इसको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो दर्शन तो आपने कर ही रखे होंगे इस लिवर के, है ना? ये आपका लिवर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है स्किन। क्या नाम मेरे बच्चों? स्किन। ये भी एक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे यहां पर ये ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये वाली, इसका नाम होता है स्वेट ग्लैंड। क्या नाम होता है मेरे बेटे? इसका नाम होता है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है मेरे बच्चों? स्वेट। और वो जो स्वेट होता है वो आपका वाटर, आपका सॉल्ट, आपका यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को भी रिमूव कराता है। तो देखो स्किन के पास क्या है? आपकी स्वेट ग्लैंड्स। और ये जो स्वेट ग्लैंड है ये क्या बनाती है? स्वेट। और स्वेट में क्या क्या होता है? वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। और जब स्वेट आपकी स्किन से रिलीज होगा तो ये भी आपका रिलीज हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अब क्वेश्चन आता है, जो ये स्किन है इसके अंदर जो ये स्वेट ग्लैंड है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है?
प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है, इसीलिए इसको मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना बोल के एक्सेसरी बोल रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन है सरफेस को कूल करना, कूलिंग द सरफेस। क्या मतलब है इस बात का, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे इन दिनों हो रही हैं, तो हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, और जब कभी भी स्वेट रिलीज होगा तो हमारी सरफेस ठंडी हो जाएगी नहीं आ जाएगी। तो इस काम को कराने के लिए, इस काम को स्वेट को, वो सरफेस को कूल कराने के लिए स्वेट रिलीज होता है। तो स्किन की स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है, सरफेस को कूल बनाना। लेकिन जब ये स्वेट रिलीज होता है तो साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी हो जाता है। अमोनिया नहीं, यूरिया, लैक्टिक एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये भी चीजें एक्सेस वाली बॉडी से रिलीज हो जाती हैं, इसीलिए इसको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्यों मेरे बच्चों, क्लियर हो गया होगा? आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम होता है लंग्स। देखिए ये बने हैं लंग्स, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये हैं आपके लंग्स। तो हमारे यहाँ पर ये थोरेसिक कैविटी में 1 पेयर लंग्स होते हैं, और लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं आप बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या रिलीज करते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किसको? लंग्स को। क्यों? क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 रिलीज कर रहा है। क्या ये CO2 नाइट्रोजन है? ना, ये तो कार्बन वाला है, इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास वापस, जिसका नाम है किडनी। अब किडनी की तारीफ करेंगे। हमारे पास कितनी किडनी है? तो आप बताओगे 1 पेयर किडनी है, एक आपकी लेफ्ट और एक राइट वाली थोड़ा नीचे, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर, ये बताया था। कैसा शेप है आप बताओगे? ये बीन शेप्ड होती है। बीन मतलब सेम के बीच की तरह। साइज क्या है इसकी? लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 5 to 6 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी थिकनेस। ठीक, तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस समझ में आ गई। उसके बाद कहां प्रेजेंट है? देखो, ये मान लीजिए हमारी बैकबोन है, तो बैकबोन के एक इधर की तरफ प्रेजेंट है और एक इधर की तरफ प्रेजेंट है। ईदर साइड ऑफ बैकबोन। लोकेटेड कहाँ है? ईदर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ है। और जो हमारी रिब्स होती है, 12 पेयर रिब्स होती है। तो लास्ट की जो 11th और 12th पेयर रिब है, देखो टोटल कितनी? 12 पेयर रिब्स, 12 इधर 12 इधर। तो लास्ट की जो 12 और 11th वाली पेयर रिब्स हैं, वो सिर्फ पीछे बैकबोन से जुड़ी होती हैं, आगे किसी से नहीं जुड़ी होती हैं। काम होता है इसी किडनी को सपोर्ट देना। तो प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने ये बताया था, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन। रीजन बताया था, ड्यू टू राइट लोब ऑफ लिवर। और दोनों किडनी से, देखो दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकल रही है, इसका नाम है यूरेटर। ठीक, तो यूरेटर देखो यहां से निकली, ऐसे करके जा रही है, बना के दिखाया था भी डायग्राम। तो इधर देखो, जैसे मान लो ये है आपकी किडनी, ये क्या है? आपकी किडनी। तो किडनी की इस वाली साइड को बोलते हैं कॉनकेव साइड। इस साइड को क्या बोलते हैं बेटे? 1 सेकेंड। इस साइड का नाम है कॉनकेव साइड और इसका नाम होता है हाइलम। इसको हाइलम भी कहते हैं और हाइलस भी कहते हैं। इसी वाली साइड से यूरेटर निकलता है। तो यूरेटर कहाँ से निकलता है? तो आप बताओगे किडनी की कॉनकेव साइड से, और इसी कॉनकेव साइड का नाम हाइलस या हाइलम होता है। तो आप ये नाम भूलना मत। ठीक है, तो ये किडनी में छोटी सी नॉच होती है, जैसे किडनी है तो इसमें इस तरह से एक नॉच होगी, उसको हाइलम या हाइलस बोलते हैं। और ये इसकी कॉनकेव सरफेस, ये वाली हो गई कॉनकेव सरफेस और ये हो गई कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? चलिए, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा ना। नहीं आए तो बता देना, कुछ और सोचेंगे, बताएंगे क्या समझा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो किडनी है, किडनी से जो यूरेटर निकल रही है वो कहाँ ओपन होगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा? एक ट्यूब निकलेगी यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं।
ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ऊपर से आई आपकी किडनी, ठीक है, किडनी से निकला यूरेटर, इस तरह से, ठीक। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही। अब किडनी की अंदर जो ये यूरेटर है, ये जो ट्यूब है इसका नाम है यूरेटर। तो यूरेटर कुछ इस तरह से ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में कि जब कभी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो तो वापस यूरिन आपके यूरेटर में ना जाए। तो मतलब इसकी ओपनिंग एक तरह के वॉल्व की तरह काम करती है। मेरी बात समझिए, किडनी में बनेगी यूरिन, वो जाएगी यूरेटर में, यूरेटर से जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में और वहां स्टोर होने लगेगी। जैसे जैसे यहाँ पर यूरिन भरने लगेगी, यहाँ पे धीरे धीरे यूरिन भरने लगेगी, और इसका जब यूरिन इस ब्लैडर में भरेगी तो ये ब्लैडर स्ट्रेच होगा। जब ये ब्लैडर स्ट्रेच होगा, फिर से सुनिए, धीरे धीरे यूरिन इकट्ठी होगी कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठी होगी तो ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा। जब ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा तो इस बात का सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ठीक है। भाई देखो होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं और वो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होने का सिग्नल ब्रेन को देते हैं। और ब्रेन कहता है अच्छा यूरिनरी ब्लैडर तुम भर गए हो, कोई बात नहीं, अभी मैं सिग्नल भेजता हूं। तो तुरंत ब्रेन सिग्नल भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर को, ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और यूरिन को बाहर निकाला जाएगा। यूरिन को बाहर रिलीज करने को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। अभी बताऊंगा, बैठने में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई काम तो करना ही। तो फिर से समझिए मेरी बात, क्या कह रहे थे। देखो यूरिन आएगी ब्लैडर में, ब्लैडर में भरने लगेगी, धीरे 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 ब्लैडर स्ट्रेच होगा, मतलब फैलेगा। जब वो स्ट्रेच होगा तो उसकी वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और ब्रेन सिग्नल भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो। साथ ही साथ ये देखो, ये जो ट्यूब है इसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम मेरे बेटे, इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। इसी यूरेथ्रा में आपका यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है। तो जहां पर यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है वहां पर कुछ मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये जो सर्कुलर मसल हैं इनको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, या इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। जब मिक्चुरेशन होना होता है, मतलब यूरिन का रिलीज करना होता है, तो ये स्फिंक्टर भी रिलैक्स होते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर जब भरेगा यूरिन से तो वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो ब्रेन को सिग्नल देंगे, जो ब्रेन होगा उसका रिस्पॉन्स भेजेगा मसल को, तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्फिंक्टर मसल ये रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे यूरेथ्रा से होती हुई यूरिन बाहर चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। और जो क्या कहते हैं, बैकफ्लो को भी बचाने के लिए होता है वैसे तो, ठीक है, बैकफ्लो को बचाने के लिए होता है। तो हम आगे देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखो आपको दिखाया गया, ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन उसको रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर आपके वापस यहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, यूरिन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम किडनी के और पार्ट से। किडनी के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, एक का नाम है कॉर्टेक्स और एक का नाम है मेडुला। ये किडनी के 2 मेन पार्ट होते हैं। किडनी के 2 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। अब अगर इस मेडुला को देखें तो देखिए यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम में देखिए यहाँ पर कुछ कोनिकल पिरामिड्स दिख रहे हैं। डायग्राम में देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ कोनिकल पिरामिड दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ये जो कोनिकल पिरामिड हैं इनका नाम होता है रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। ये पिरामिड कुछ इस तरह के हैं, इस तरह से, इस तरह से। और इन पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये मेडुला के पार्ट होते हैं, इसलिए इनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और इनका ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, पेपिला, ठीक है।
तो कितने पिरामिड होते हैं आप बताओगे? 8 to 18 पिरामिड होते हैं। ये मेडुला का पार्ट होते हैं क्योंकि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो एपेक्स होता है, इसका जो एपेक्स होता है उसको हम बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं? पेपिला। और ये कहाँ ओपन होता है? इस जगह पे, इस जगह पे ये ओपन हो रहे होते हैं। इस जगह का नाम होता है रीनल पेल्विस। क्या नाम होता है मेरे बेटे? रीनल पेल्विस। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे? आप देखोगे देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये तो है कॉर्टेक्स, ये तो हुआ कॉर्टेक्स। ठीक, ये देखो यहाँ पे लिखा भी, ये देखो कॉर्टेक्स हो गया और अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला। ठीक है, मेडुला का ही ये पार्ट होता है जिसका नाम है रीनल पेल्विस, है ना। चलो अब एक चीज समझो, जो क्या कहते हैं मेडुला है, मेडुला के बीच बीच में कॉर्टेक्स वाला पार्ट प्रेजेंट है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो मेडुला के बीच बीच में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आप बताओगे रीनल कॉलम। पूरा नाम होता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो किडनी के कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो रीनल मेडुला के बीच बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या क्या सीखा? किडनी के 2 पार्ट से, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेडुला अंदर वाला। फिर मेडुला का ही पार्ट होता है जो कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, उसे रीनल पिरामिड कहते हैं। 8 to 18 होते हैं जो कि अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, किसमें? रीनल पेल्विस के अंदर। फिर आप क्या देखोगे कि ये जो आपका रीनल कॉर्टेक्स है वो जगह जगह पर मेडुला के बीच में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझिए, जो किडनी होती है, किडनी की यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट का नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक, एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो मतलब हम 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मिलियन। तो 10 से 12 लाख बोल सकते हो, या फिर 1 to 2 मिलियन बोल सकते हो, 1 से 1.2 मिलियन बोल सकते हो एक किडनी में। लेकिन हमारे पास किडनी कितनी? 2, तो टोटल हो गए 20 से 24 लाख, या फिर 2 से 2.4 मिलियन। आपकी बुक में 2 मिलियन दे रखा है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर नेफ्रॉन की लेंथ होती है। अगर हम सारे नेफ्रॉन को एंड टू एंड जोड़ दें तो लगभग 60 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं। कितना? 60 किलोमीटर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है? नेफ्रॉन का। ठीक है, आइए आगे बना के भी दिखाऊंगा। चलो नेफ्रॉन के पार्ट्स ही बताते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नेफ्रॉन बना के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ये वॉर्मन कैप्सूल। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इस तरह से नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका नाम वॉर्मन कैप्सूल। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। एक कन्विलेटेड ट्यूब्यूल ये होता है। ठीक है, ये वो कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है जो कि नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल के पास होता है। एक कन्विलेटेड ट्यूब्यूल ये होता है नेफ्रॉन का जो कि वॉर्मन कैप्सूल से दूर होता है। और इन दोनों कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो इनको कनेक्ट कर रहा है, वो एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो इसको कनेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा यू नहीं बन रहा है, लेकिन समझ लीजिएगा आप बस। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है लूप ऑफ हेल्ने। क्या नाम होता है? लूप ऑफ हेल्ने। फाइनली नेफ्रॉन ओपन होता है एक डक्ट में जिसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम होता है मेरे बेटे? कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं। तो सबसे पहला ये वाला पार्ट, इसका नाम है वॉर्मन्स कैप्सूल। फिर ये कन्विलेटेड पार्ट है जो नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल के पास है, इसलिए नाम है प्रॉक्सिमल पार्ट या पीसीडी। प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एक ऐसा कन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो कि उसके पास में वॉर्मन कैप्सूल की। एक ये होता है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और ये लंबा सा यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसका नाम है लूप ऑफ हेल्ने। और ये फाइनली ओपन कहाँ हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई मेरे बच्चों? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लिया। चलिए, तो पीछे थोड़ा सा चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं ये वाला। देखो ये है, तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका वॉर्मन कैप्सूल। ये देखो, ये लिखा हुआ है वॉर्मन कैप्सूल।
उसके बाद आप क्या देखोगे, ये है आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है आपका ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डिस्टी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये लंबी सी ट्यूब जो दिख रही है इसका नाम है लूप फेलने। अब आप कहोगे सर आपने तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया था ऐसे करके लूप फेलने यू शेप, लेकिन यहाँ पर ये थिक पार्ट है, ये थिन पार्ट है, ऐसे ये थिन पार्ट है, ये थिक पार्ट है। हाँ ये भी चीज होती है, लूप फैलने के 2 पार्ट्स होते हैं, थिक पार्ट और थिन पार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ये देखो ये लिखा है कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन ओपन हो रहे होते हैं। फिर आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लोमेरुलस, ये देखिए, ये चीज मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये है आपका वॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका वॉमेंस कैप्सूल। सेकेंड, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये हो गया आपका वॉमेंस कैप्सूल। अब इस वॉमेंस कैप्सूल के अंदर मैं कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाया मैंने, और ये बनाई मैंने आर्टरी इस तरह से। तो ये जो कैपिलरीज का गुच्छा बनाया है मैंने, इस कैपिलरीज के गुच्छे की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस कैपिलरीज के गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है? ग्लोमेरुलस। ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है। तो ये हो गया आपका वॉमेंस कैप्सूल, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन कॉर्पस्कल्स। क्या नाम होता है? मेल्पिजियन बॉडी या फिर मेल्पिजियन कैप्सूल। मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे ये जो बनी हुई है इस आर्ट्रियोल का नाम है इफ्रेंट आर्ट्रियोल। आगे भी पढ़ाऊंगा इसको, इसका नाम होता है इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये देखो ये बना हुआ है, ये लिखा है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो बेटे इफ्रेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल कौन सी होती हैं? जो नेफ्रॉन के वॉमेन कैप्सूल में एंटर कर रही होती है वो एफरेंट होती है, और जो यहाँ से एग्जिट कर रही होती है वो इफ्रेंट है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ए से आने वाली और ई से एग्जिट करने वाली, ए से आने वाली और ई से एग्जिट करने वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं इफ्रेंट आर्ट्रियोल। फिर आप क्या देखोगे, ये है इसका डायमीटर। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा है और इफ्रेंट का कम है। ठीक है ना, ये देखो आपको नैरो लग रही है, ये देखो वाइड लग रही है ना। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है इफ्रेंट के कंपेयर में। होता है नहीं होता है? समझ में आ गया इतना? तो हमने क्या क्या देखा, हमने नेफ्रॉन का यहाँ डायग्राम दिखाया आपको और उसके पार्ट्स दिखाए। ठीक है, चलिए अभी और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, नेफ्रॉन का पहला पार्ट है वॉमेन कैप्सूल, जो कि कप लाइक या फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है मेरे बेटे? कप लाइक या फिर फनल शेप्ड होता है। ठीक है, इसकी खास बात है इसमें अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम होता है पोडोसाइट सेल। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर हम एक वॉमेन कैप्सूल को देखें, एक वॉमेन कैप्सूल को देखें, ये देखो वॉमेन कैप्सूल बन गया। इसकी इनर सेल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी इनर सेल, यहाँ पे इनर सेल होती है, ये इस तरह से। ये जो इनर सेल है, इन इनर सेल का नाम होता है पोडोसाइट सेल। ये देखिए ये जो दिखा रहा हूँ, इन पोडोसाइट सेल की खास बात समझिए क्या होता है। इसमें पोडोसाइट सेल्स होती हैं, पोडोसाइट सेल। इनकी खास बात है, पोडोसाइट सेल की बनी हुई जो लेयर होगी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ब्लड नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होता है। वो भी पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी नॉट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। आप क्या बताओगे? नॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैपिलरीज का मास होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कहाँ प्रेजेंट है? वॉमेन कैप्सूल के अंदर। अब इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मेल्पिजियन कैप्सूल
या रीनल कैप्सूल, इसको मिला के वॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए, नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट होता है वॉमन कैप्सूल, दूसरा होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक पीसीटी एक डीसीटी, तीसरा होता है लूप ऑफ हेल्ने। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें वॉमन कैप्सूल की, जो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी इनर लेयर का नाम पोडोसाइट लेयर होता है, पोडोसाइट सेल की बनी है। उसकी खास बात है, इस लेयर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर कराते हैं नेफ्रॉन के अंदर। क्यों कराते हैं वो आगे समझेंगे। उसके बाद ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक कैपिलरीज का गुच्छा प्रेजेंट होता है। तो इस कैपिलरीज के गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। मान लीजिए ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है और ये आपका वॉमन कैप्सूल, दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो अब वॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेल्पिजियन कैप्सूल या मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको हम क्या दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पीसीटी। पीसीटी क्या है? वॉमन कैप्सूल के पास वाला पार्ट है। फिर लूप ऑफ हेल्ने एक यू शेप ट्यूब है, इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक, फीमेल लगाती है ना, अपना जूड़ा बनाती है, जूड़े वाली ब्लैक कलर की पिन होती है। उसके बाद डीसीटी, डीसीटी थोड़ा सा दूर होता है इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये देखो, ये है प्रॉक्सिमल पीसीटी और ये है आपका डीसीटी। ये हो गया आपका वॉमन कैप्सूल, ठीक है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये लूप ऑफ हेल्ने। लूप ऑफ हेल्ने में जब नीचे जाएंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने या डिसेंडिंग लिम्ब, जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने या असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो लूप ऑफ हेल्ने के दो लिम्ब होते हैं, एक नीचे जाते समय ऐसे गए ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने, फिर ऐसे गए तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने। इसको हम बोल सकते हैं डीएलएच, इसको बोल सकते हैं एएलएच, असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने। फाइनली ओपन कहाँ हो जा रहा है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पीसीटी और डीसीटी, अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि किडनी के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है और कौन सा मेडुला में? अगर पूछे कॉर्टेक्स में कौन कौन है तो पीसीटी, डीसीटी और एक और है वॉमन कैप्सूल। ठीक है, तीन चीजें हो गई। तो वॉमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप बताओगे कॉर्टेक्स में। उसके बाद लूप ऑफ हेल्ने लिखा हो, कलेक्टिंग डक्ट लिखा हो, ये मेडुला में प्रेजेंट होती है। ये देखो इन होना चाहिए था, गलत टाइप हो गया, प्रेजेंट इन मेडुला। वैसे मैं आपको बता दूं, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ मेडुला में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका मेडुला में होगा। तो पांच चीजें हो गई, वॉमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेल्ने, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेडुला। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब हम आगे देखते हैं नेफ्रॉन क्या है? किडनी का पार्ट। हमारे बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जहां ब्लड की सप्लाई ना, अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी सोचो तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे? ठीक है ना, ऑक्सीजन मिल पाएगी ना न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। तो उस केस में क्या करा जाए? ठीक है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कैसे मिलेगा? उसको लिए हमें ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। बात आती है किडनी को ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। तो देखिए ये है आपकी किडनी। किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी एंटर करती है उस आर्टरी का नाम होता है रीनल आर्टरी। क्या नाम होता है मेरे बेटे? रीनल आर्टरी। और यही रीनल आर्टरी होती है जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है। नेफ्रॉन में कैसे एंटर करती है? ये आपका क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल होता है, और वोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर करेगी। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये देखिए ऐसे करके एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी और वो अंदर एंटर करके ग्लोमेरुलस बना लेगी, कैपिलरीज का एक गुच्छा, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगी? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होती है और एफरेंट आर्ट्रियोल वाइड होती है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल। आने वाली एफरेंट और एग्जिट करने वाली इफरेंट, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, तो आप क्या क्या बता सकते हैं? किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो है रीनल आर्टरी। किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो है रीनल आर्टरी। पहली वो किडनी में एंटर करेगी, फिर वो स्मॉल ब्रांचेस बनाएगी जिसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल।
वो वोमेन कैप्सूल में एंटर कर जाएगी। जब वो वोमेन कैप्सूल में एंटर कर जाती है तो वो बनाती है, एफरेंट आर्टरी ब्रेक होती है कई सारी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाती है, उसका नाम हो जाता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम हो जाता है मेरे बेटे? ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये सारी कैपिलरी रीयूनाइट हो जाती हैं और बनाती हैं एफरेंट आर्टरी। क्या बना लेती हैं? एफरेंट आर्टरी। और ये जो एफरेंट आर्टरियोल होती है ये एक नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का। क्या बनाती है? इफरेंट आर्टरियोल ये सेकेंडरी कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाती है जिसका नाम होता है वासा रेक्टा। ठीक है, और वो जो वासा रेक्टा है पूरे चारों तरफ नेफ्रॉन की लिपट जाती है। मैं बना के भी दिखाऊंगा इसको कैसे लिपट जाती है। और उसके बाद फाइनली वो रीजॉइन होके रीनल वेन बनाती है। बहुत सारी बातें मैंने बोल दी, आपको समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले थी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ने बहुत सारी ब्रांचेस बनाई, उन ब्रांचेस का नाम रखा गया एफरेंट आर्टरी। अब इन्हीं में से जो एफरेंट आर्टरियोल है वो घुस गई वोमेन कैप्सूल में और उसने कैपिलरीज का एक गुच्छा बना दिया, उसका नाम हो गया ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस से निकली इफरेंट आर्टरी। फिर इफरेंट आर्टरियोल ने भी क्या करा मेरे बेटे? इफरेंट आर्टरियोल ने कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाया जो नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपट गया। ठीक है, फिर इसी नेटवर्क से बन के तैयार हुई आपकी रीनल वेन। तो देखो, सबसे पहले क्या था? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ने बनाया एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल ने बनाया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ने बनाया इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल ने एक नेटवर्क बना दिया, सेकेंडरी नेटवर्क, जिसका नाम रख दिया वासा रेक्टा। वैसे एग्जैक्टली ये नहीं होता, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं। फिर इसी से बन गई एक और ट्यूब जिसका नाम हो गया रीनल वेन। ठीक है, इस तरह का एक पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इतनी बातें अब क्लियर हो गई। चलिए, अब ये तो हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आप ये वीडियो बनाएं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको एक नेफ्रॉन प्रॉपर तैयार करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सिस्टम चल रहा होता है। देखिए, एक बना के दिखाते हैं हम। देखिए ध्यान से, ये बनाया हमने वोमेन कैप्सूल। क्या बनाया मेरे बेटे? वोमेन कैप्सूल। और इस वोमेन कैप्सूल से बना पीसीटी। ठीक है, और पीसीटी ने बनाया लूप ऑफ हेनले। पीसीटी ओपन हुआ लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले कैसा स्ट्रक्चर है? आप बताओगे यू शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? यू शेप्ड। ठीक है, इस तरह से। और इससे बन गया आपका डीसीटी। क्या बन गया? डीसीटी। और डीसीटी ओपन हो गया आपके कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल नेफ्रॉन ओपन होते हैं, तो ये बन गया आपका नेफ्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको ब्लड सप्लाई वाला सिस्टम दिखाता हूँ। देखो, ब्लड सप्लाई वाला सिस्टम। देखिए, यहाँ पर अंदर ग्लोमेरुलस है, ये तो पता ही है ग्लोमेरुलस है यहाँ पे इस तरह से। ये इफरेंट आर्टरियोल का है। 1 सेकेंड, ये बना के दिखाता हूँ मैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। ये बना दी मैंने रीनल आर्टरी। शॉर्ट पे लिखूंगा बेटे, ठीक है, समझ जाओगे तुम। ये बन गया ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब देखो यहां तक समझो। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये है आपकी रीनल आर्टरी, इससे बना एफरेंट आर्टरियोल। ये वोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर गया, बना दिया ग्लोमेरुलस। और फिर ग्लोमेरुलस से निकला इफरेंट आर्टरी। अब क्या हुआ? इफरेंट आर्टरियोल ने एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया, और वो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो नेफ्रॉन के चारों तरफ सराउंड कर लिया उसने। 1 सेकेंड, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, उसने क्या करा? नेफ्रॉन को इस तरह से सराउंड। ये देखिए, हो गया। ये जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क निकला, उसने एक सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाया, और ये कैपिलरी ऑफ नेटवर्क था, इसने नेफ्रॉन को चारों तरफ से रैप अप कर लिया। ठीक है, एक जाल बन गया ना इसका। क्यों बना है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहीं से कुछ वेन्स निकलती हैं। पहले वेन्यूल निकलती हैं कैपिलरी से,
और उससे बन जाती है रीनल वेन। क्या बन जाती है? रीनल वेन। ठीक, तो ये इस तरह का नेफ्रॉन का नेटवर्क बन जाता है जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमें अगला टॉपिक जो यहां तक तो सारे टॉपिक मेरे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। बात आती है यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो। ठीक है मेरे बेटे, इसको अब समझते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जो किडनी के अंदर होता है। ठीक है, अब बात आती है होता कैसे। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन 3 स्टेप में ये पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। वन बाय वन हमें देखना है कि ये सारे प्रोसेस होते कैसे, है ना। एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है मेलपीजियन बॉडी के अंदर। आप इसको मेलपीजियन बॉडी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं मेलपीजियन कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल के अंदर ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को कराने के लिए मेलपीजियन कैप्सूल चाहिए। अब ये होता कैसे है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये देखो यहाँ इसमें आपको जो GIF दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, इससे आपको क्लियर भी हो रहा होगा। मैं बताता हूँ। देखो होना क्या है, ये है हमारा वॉर्मन कैप्सूल। हम क्या चाहते हैं, जो इसके अंदर ग्लोमेरुलस आता है, जो इसके अंदर ग्लोमेरुलस आता है इस तरह से, ठीक है, उस ग्लोमेरुलस से ब्लड जो आएगा वो फिल्टर हो जाना चाहिए इस तरह से। ये देखिए ग्लोमेरुलस। देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का उद्देश्य है जो भी ब्लड वॉर्मन कैप्सूल में आया है वो फिल्टर हो जाए। देखो एफरेंट आर्टरियोल से आया ब्लड, मैंने पूछा अरे ब्लड तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मैं जा रहा हूं एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। मैंने कहा उससे कहाँ जाओगे, बोला उससे मैं जाऊंगा ग्लोमेरुलस के अंदर। मैंने कहा फिर उससे क्या होगा, बोले ग्लोमेरुलस के अंदर जाने के बाद मैं इस वॉर्मन कैप्सूल में यानी कि नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर हो जाऊं। मैंने कहा ऐसा क्यों, देखो समझो, ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आया, क्यों आया, फिल्टर होने। क्यों फिल्टर होने, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, बहुत सारे टाइप के वेस्ट मटेरियल हैं। ब्लड क्या कहता है, ब्लड कहता है मैं नेफ्रॉन के अंदर जाऊंगा और मैं फिल्टर हो जाऊंगा। जब मैं नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होऊंगा तो उससे बनाई जाएगी यूरिन और उसको मैं बॉडी से बाहर निकाल दूं। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसमें ग्लोमेरुलस में आया हुआ ब्लड नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर होता है। आप क्या बताओगे, पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस से, फिर से सुनिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है आप बताओगे, कि वो प्रोसेस है जिसमें ग्लोमेरुलस में आया हुआ ब्लड नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर होता है। जितनी भी गंदगी है उनको नेफ्रॉन के अंदर पहुंचाया जाता है जिससे यूरिन बनाई जा सके। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें ब्लड प्रेशर हेल्प करता है। वैसे तो उन प्रेशर के नाम होते हैं, आपकी क्लास में नहीं दे रखे हैं, मैं समझाने के लिए बोल देता हूं। देखो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है, तो उस कैपिलरीज के गुच्छे में पोर्स होंगे। वॉर्मन कैप्सूल है, उसमें पोडोसाइट लेयर है, उसमें भी पोर्स होंगे। तो उन पोर्स की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, कुछ प्रेशर होते हैं, उनका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम होता है मेरे बच्चे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैसे तो इन प्रेशर के कई सारे वैरायटी हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल बता देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, एक होता है GHP, ये आपको डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस नाम बता दे रहा हूँ, BCOP और CHP। ये 3 टाइप के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं जिनकी वजह से ब्लड फिल्टर हो पाता है। इसके अलावा एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है।
एफरेंट का डायमीटर होता है ज्यादा, इफरेंट का होता है कम। तो होगा क्या, सपोज करो ये एक रूम है, ये एक रूम है जिसमें इधर 4 डोर हैं, मतलब 4 दरवाजे हैं, और इधर केवल एक ही डोर है। तो इधर से बहुत सारे लोग अंदर आ जाएंगे लेकिन निकल कम पाएंगे। तो यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बताओ मेरे बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से समझो। एक इमेजिन करो, एक कमरा है, उस कमरे में एक तरफ 4 डोर है और एक तरफ एक है। तो उन 4 डोर से बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं और जो एक डोर है उससे लोग बाहर जा रहे हैं। तो आने वाले लोग ज्यादा होंगे, निकलने वाले कम होंगे, तो उस कमरे में लोग ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। ऐसा ही यहां पर होता है। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का है कम, तो ब्लड आएगा ज्यादा लेकिन निकल कम पाएगा। आप देखो जीआईएफ में, देखो जीआईएफ में देख रहा है, ऐसे करके ब्लड आ रहा है और ऐसे करके ब्लड जा रहा है ना। तो आने वाला ब्लड ज्यादा है, जाने वाला कम है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज्यादा देर तक रुकेगा, तो ज्यादा देर तक फिल्ट्रेशन होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पहली बात क्या बताओगे, ये जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, आप बताओगे। इट अकर्स इन मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स। कहाँ होगा, अकर्स इन मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स या मेलपिजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। मेलपिजियन कैप्सूल में ये काम होगा, कैप्सूल, सॉरी, मेलपिजियन कैप्सूल में ये काम होगा। एक चीज ये बताओ। दूसरी बात बताओगे, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये काम हो पा रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये काम हो पा रहा है, तो आप बताओगे इसमें एक तो पोर्स हैं। किसमें पोर्स है, ग्लोमेरुलस में भी पोर्स हैं, और पोडोसाइट लेयर है जो वॉमन कैप्सूल की, उसमें भी पोर्स हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। तीसरा डिफरेंट डायमीटर है, डिफरेंट डायमीटर है, किसके डिफरेंट डायमीटर है, आर्ट्रियोल्स के, डिफरेंट डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल के जो डिफरेंट डायमीटर है उनकी वजह से भी ये ब्लड फिल्टर हो पा रहा है। जब ये ब्लड फिल्टर होता है, कहां पर फिल्टर होता है, नेफ्रॉन के वॉमन कैप्सूल में, तो उसमें सारी गंदगियां पहुंचाई जाती हैं। यही उद्देश्य तो लेके चले थे। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमें क्या करना है, जो ब्लड आपकी किडनी के नेफ्रॉन के वॉमन ग्लोमेरुलस में आया है, ठीक है, जो ब्लड नेफ्रॉन के वॉमन ग्लोमेरुलस में आया है, नेफ्रॉन के पास आया ग्लोमेरुलस में, वो वहां से फिल्टर होके कहां जाएगा, आपके वॉमन कैप्सूल में, जिससे सारी बेकार की गंदगी नेफ्रॉन में पहुंच जाए, हम उससे यूरिन बनाए बाहर निकाल दें। ये है उद्देश्य अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। कहां पर होता है, मेलपिजियन कैप्सूल में होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से होता है, 3 पोर्स, ग्लोमेरुलस में, पोडोसाइट में। दूसरा एक प्रेशर है जिससे ब्लड फिल्टर हो रहा है। तीसरा डायमीटर अलग है आर्ट्रियोल्स का, उसकी वजह से ग्लोमेरुलस में देर तक ब्लड रुकता है और देर तक ब्लड फिल्टर होता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब हम बात करेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। किसकी बात करेंगे, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए अभी जब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा रहे थे तो हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे जितनी भी गंदगी है, हम ये चाह रहे थे कि जितनी भी गंदगी है वो सारी नेफ्रॉन में चली जाए, जिससे हम उसको यूरिन बना के यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाल दें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो अननेसेसरी के साथ साथ कुछ नेसेसरी चीजें भी फिल्टर हो गई, नेसेसरी सब्सटेंसिव फिल्टर हो गए। किसके साथ साथ, अननेसेसरी के साथ साथ। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई, ये तो बात समझ में ही नहीं आई। तो देखो अननेसेसरी लिख देता हूं, अननेसेसरी, अरे भाई सही आ जाओ। देखिए देखो सपोज करो आपने क्या करा, अपने कमरे में कई सारे बेकार के पेपर फाड़ फाड़ के आप फेंक रहे थे। जब आपने वो पेपर फाड़ फाड़ के फेंके तो साथ ही साथ 2-2 हजार रुपए के नोट भी वहां गिर गए। अब सुबह को
एक दीदी आई जो सफाई करती हैं आपके घर में, वो दीदी आई, उन्हें तो पता ही नहीं था 2000 के नोट क्या है, कागज क्या है बेकार का, उन्हें सबकी झाड़ू लगाई और डस्टबिन में जाके डाल दी। अब सोचो, वो डस्टबिन का कूड़ा अगर बाहर फेंक आएंगे तो आपका नुकसान होगा नहीं होगा? क्या नुकसान होगा? जो बेकार के कागज है वो बाहर जाएं, जो तो आप चाहते थे, बेकार के फेंकना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साथ 2000 के नोट भी तो चले जाएंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उद्देश्य था ब्लड जो ग्लोमेरुलस में आया है वो फिल्टर हो वॉमेन कैप्सूल में। सिर्फ बेकार की चीजें ब्लड से कहां जाए? आपके वॉमेन कैप्सूल में। काम की चीज कोई भी ना जाए, ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई, बेकार की चीजों के साथ साथ कुछ काम की चीजें भी नेफ्रॉन में चली गई। तो हमने तो ब्लड बोला, अरे यार नेफ्रॉन, मेरे काम की चीजें भी तुम्हारे पास चली गई हैं, मैं तो बेकार की चीजें तुम्हें दे रहा था, तुम यूरिन बना के निकाल दो। तो नेफ्रॉन बोला, भैया एक बात समझो, जो कुछ भी मेरे पास आएगा मैं उससे यूरिन बनाऊंगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल दूंगा। तो फिर क्या करें? तो ब्लड बोला, एक काम करो, तुम्हारे पास दोनों चीजें आ गई, तुम्हारे पास बेकार की चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, हमारी अच्छी चीजें हमें वापस कर दो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं कौन सी अच्छी चीजें हैं। जैसे बेकार की चीजें थी अमोनिया, बेकार की चीजें थी यूरिया, बेकार की चीजें थी यूरिक एसिड, ये सब बेकार की चीजें थी जिनको हम पहुंचाना कहां चाह रहे थे? नेफ्रॉन के अंदर। लेकिन जरूरत से और जरूरी चीजें भी चली गई, जैसे ग्लूकोज चला गया, जैसे अमीनो एसिड चले गए, जैसे फैटी एसिड चले गए। क्या चले गए? फैटी एसिड चले गए। बहुत सारा पानी चला गया, बहुत सारा NaCl चला गया, ग्लिसरॉल चला गया, बहुत सारी जरूरी चीजें चली गई। अब ये वाली जो जरूरी चीजें हैं इनको तो वापस लाना पड़ेगा। अब सोचो, अगर ग्लूकोज आपकी यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाए तो ग्लूकोज की कमी नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड को फिल्टर करा गया। गलती क्या हुई? जो फिल्टर करा गया उसमें जरूरी चीजें भी चली गई। तो फिर अब क्या करें? अब करें हम नेक्स्ट स्टेप, जिसका नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जाइए डस्टबिन में से सिलेक्ट करिए 2000 के नोट्स कौन कौन से हैं, जो जो नोट हैं 2-2 हजार के, उनको सिलेक्ट करो और वापस निकाल लो डस्टबिन में से, कूड़ा वहीं पड़े रहने दो। यही तो करना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको जो एनिमेशन दिख रहा है उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, रेड कलर की बॉल, ग्रीन कलर की बॉल, येलो कलर की, देखो बाहर आ गई। ये देखो ब्लड कैपिलरीज में आ गई सारी बॉल्स। ये जरूरी चीजें थी, ये वो चीजें थी जिनका होना जरूरी है हमारे ब्लड में। तो समझो, जो चीजें जरूरी हैं हम उनको सिलेक्ट कर करके वापस रीएब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जरा इसको समझिएगा। ये है आपका नेफ्रॉन का वॉमेन कैप्सूल जिसके अंदर ब्लड आया है, और ये है आपका PCT, ये है आपका DCT, ठीक है। और ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ये क्या है आपका? लूप ऑफ हेनले। ये देखो, ये बना रहा हूं मैं आपका लूप, ठीक है। और यहां पे ये नेफ्रॉन ओपन हो रहा है इनटू कलेक्टिंग डक्ट। कहां ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? यहां पर हमारा ये कलेक्ट हो रहा है। अब देखो क्या है, बहुत सारी जरूरी चीजें यहां आ गई। हम क्या चाहते हैं? जरूरी चीजें हम उसको रीएब्जॉर्ब करा ले। तो देखो कैसे होंगे रीएब्जॉर्ब, मैं आपको दिखाता हूं कैसे होंगे। नेफ्रॉन का ये जो PCT वाला पार्ट है, यहां से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? नेफ्रॉन के PCT से। जैसे ग्लूकोज का, जैसे अमीनो एसिड का, जैसे फैटी एसिड का, जैसे ग्लिसरॉल का, जैसे वाटर का H2O, ये देखो लिख दिया मैंने, जैसे NaCl का। सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन मतलब रीएब्जॉर्प्शन PCT से करा दिया जाएगा ऑलमोस्ट 100%। देखो, जितने भी कंपोनेंट जरूरी हैं उन सब का नेफ्रॉन के PCT से एब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है। सिर्फ वाटर और सॉल्ट को छोड़ के
ये केवल 70 से 75% ही रीअब्सॉर्ब हो पाते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कराना है, मतलब उन सारी चीजों का धीरे धीरे रीअब्सॉर्प्शन कराना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है? हम उन सारी चीजों का रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे जो जरूरी है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर, सॉल्ट, सब चीजों का रीअब्सॉर्प्शन कराना है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां से होगा? आप बताओगे पीसीटी से। फिर आपसे पूछेंगे क्यों, तो आप बताओगे पीसीटी वाली जगह पर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई हो जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स एट पीसीटी। क्यों? हैविंग माइक्रोविलाई दैट कैन इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब भाई 70% वाटर तो हो गया आपके, कहां से रीअब्सॉर्ब हो गया? आपके पीसीटी से। अब बचा हुआ 30% कहां से हुआ? इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। वो नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। ठीक, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, थिक और थिन। जो थिन पार्ट होता है वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। किसका हो जाता है? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा आपके डीएलएच। और जो एएलएच है उसका चाहे थिन पार्ट हो चाहे थिक पार्ट हो, दोनों से NaCl का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो एएलएच किसके लिए परमिएबल है? NaCl के लिए। डीएलएच किसके लिए परमिएबल है? वाटर। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीसीटी से, फिर डीएलएच से सिर्फ वाटर, एएलएच से सिर्फ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये है आपका डीसीटी। ये क्या है? डीसीटी। यहां से वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है और यहां से सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, वाटर का भी सॉल्ट का। फिर ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट जहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का। क्लियर हो गया? तो भाई हमने क्या किया, हम डस्टबिन के पास गए, डस्टबिन खोला, उसमें से सारे 2-2000 के नोट निकालिए, कूड़ा वहीं पड़े रहने दिया। समझ में आ गया? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर हुआ, उद्देश्य था गंदगी को पहुंचा देना, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? जरूरी चीजें भी चली गई। तो उस गलती को सुधारने का तरीका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सिलेक्ट करो कौन सी चीज जरूरी है, उसको वापस रीअब्सॉर्ब करा लो इनटू ब्लड। कहां पर? इनटू ब्लड। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? आपसे पूछे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो आप बताओगे पीसीटी। ठीक है, फिर डीएलएच डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने से किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा? वाटर का। फिर एएलएच, इससे यहां पर किसका एब्जॉर्प्शन होगा? NaCl। फिर आएगा डीसीटी, यहां से किसका एब्जॉर्प्शन होगा? बोथ वाटर प्लस NaCl दोनों का होगा। फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट, यहां से किसका होगा? सिर्फ वाटर का। वैसे यूरिया का भी हो सकता है लेकिन वो आपके काम की चीज अभी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब हम क्या करेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या करेंगे मेरे बेटे? देखो इमेज में भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन समझो। देखो, नेफ्रॉन के वॉर्मन कैप्सूल में जब हम ब्लड फिल्टर कर रहे थे तो कुछ ब्लड जो था वो इफरेंट आर्टरियों से चला जा रहा था, वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर हमने ब्लड को फिल्टर किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर हमने ब्लड को वॉर्मन कैप्सूल में फिल्टर किया, लेकिन अगर ब्लड का कोई पार्ट या कोई भी गंदगी ब्लड में अभी भी रह गई है तो हम ट्यूबुलर सिक्रीशन मेथड के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और पीसीटी वाले पार्ट से गंदगी पहुंचा सकते। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या किया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराया, सारी चीजें नेफ्रॉन ने फिल्टर कर दी, जरूरी चीजों को नेफ्रॉन से बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी कुछ गंदगी फिल्टर होने से रह गई है तो उसको हम डीसीटी वाले पार्ट से और पीसीटी वाले पार्ट से नेफ्रॉन में फिर से पहुंचा देते। ठीक है, जैसे मान लो कूड़ा था, 2000 के नोट थे, डस्टबिन में चले गए, डस्टबिन में से 2-2000 के नोट निकाल लिए, फिर हम कमरे में आए तो हमने देखा थोड़े से कागज के टुकड़े और पड़े हैं, तो हम फिर से कागज के टुकड़े उठाए और फिर से जाके डस्टबिन में डाला। ठीक है, आप बताओगे ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या प्रोसेस है। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय पर कुछ वेस्ट
नेफ्रॉन में जाने से रह गया है तो नेफ्रॉन के डीसीटी, आपके में डीसीटी दे रखा है, नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट से नेफ्रॉन में उस गंदगी को पहुंचा देते हैं। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखो ना, यहाँ दिख रहा है, ये देखो डायग्राम में, ये देखो ब्लड में से एरो दिखा रहे हैं इधर की तरफ, ब्लड में से एरो दिखा रहे हैं गंदगी का। तो ब्लड में जो गंदगी रह गई है उसको नेफ्रॉन में पहुंचाना। तो 3 स्टेप हो गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर करो, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जरूरी चीज है, वापस निकालो, ट्यूबुलर सिक्रीशन, दोबारा से उसमें गंदगी पहुंचा दो। तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे यूरिन भर गई, सिग्नल गया ब्रेन को, ब्रेन ने सिग्नल फिर से सेंड किया, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे का जे स्पिंचर रिलैक्स हुआ, यूरिन बाहर चली गई। यही तो होता है। अब देखो यूरिन की तारीफ करते हैं। यूरिन हमारी येलो कलर की होती है और एग्जाम में क्वेश्चन था कि यूरिन का येलो कलर क्यों है, तो आप बताओगे यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं एक दिन में कितनी यूरिन बनती है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है मेरे बच्चों। फिर आपसे पूछेंगे यूरिन का पीएच कैसा होता है, मेरे बच्चों यूरिन एसिडिक नेचर की होती है। यूरिन कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, मतलब पीएच क्या होगा 6। फिर आपसे पूछेंगे यूरिन में क्या होता है, देखो यूरिन में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, NaCl होता है, KCl होता है। ये बहुत सारे वेस्ट हैं जो कि हमारी यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स कई सारे हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल चीजें। भाई देखो, वैसे तो यूरिन के साथ वेस्ट ही जाना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन के साथ ब्लड निकलने लगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। यूरिन के साथ अगर ब्लड निकल रहा है तो इस यूरिनेशन को हम बोलेंगे हीमेटूरिया। यूरिन रिलीज करना, यूरिनेशन। उसके साथ देखो, नॉर्मल यूरिन इस तरह की होती है, नॉर्मल यूरिन होती है ऐसी, और अगर उसमें ब्लड भी आने लगे तो इस बीमारी का नाम होता है हीमेटूरिया। क्या नाम होता है, हीमेटूरिया। दूसरा, अगली बीमारी देखते हैं। अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो इस कंडीशन का नाम होता है ग्लाइकोसूरिया। क्या नाम होता है, ग्लाइकोसूरिया। अब इसका रीजन क्या है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस है लंबे समय से, डायबिटीज तो समझते हो ना, शुगर की बीमारी, लंबे समय तक अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो रखी है तो एक दिन उसकी यूरिन के साथ भी ग्लूकोज रिलीज होने लगेगा। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, वो समझिए। एक बीमारी है एल्ब्यूमिनूरिया। एल्ब्यूमिनूरिया का मतलब क्या है, एल्ब्यूमिनूरिया क्या होता है, देखो एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या होती है, एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी यूरिन के साथ निकलने लगे तो इसे एल्ब्यूमिन्यूरिया बोलते हैं, एल्ब्यूमिन्यूरिया बोलते हैं। ठीक, एल्ब्यूमिन प्रोटीन वो होती है जो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन मेंटेन रखती है, अगर वो भी निकलने लगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो सब कुछ फिल्टर होता है। 3 चीजें फिल्टर नहीं होती हैं, एक ब्लड सेल्स, एक प्रोटीन और एक लिपिड। लिपिड प्रोटीन का साइज बड़ा होता है और ब्लड सेल भी बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ब्लड सेल, लिपिड और प्रोटीन, ये तीनों चीजें फिल्टर नहीं होती। लेकिन अगर ब्लड में से फिल्टर होके यूरिन में जा रही है एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो भाई कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। रीजन क्या है, एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चल रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से, या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, या जो वॉमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वॉमन कैप्सूल की परमेबिलिटी बढ़ जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसकी वजह से आपको एल्ब्यूमिन्यूरिया हो रहा है, एल्ब्यूमिन्यूरिया। इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन फिल्टर हो जाती है। सीरियस डिसऑर्डर है ये, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। अगली बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा यूरिन आती है। रीजन क्या है, एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पढ़ चुके हैं आप एंडोक्राइन वाले में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो वो नेफ्रॉन के DCT से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करा पाता है।
एडीएच कहाँ काम करता है? नेफ्रॉन के डीसीटी पे, और उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना इसका मेन काम होता है। वैसे सॉल्ट का भी होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो नेफ्रॉन में पानी ज्यादा रहेगा। अगर नेफ्रॉन में पानी ज्यादा है तो यूरिन ज्यादा बनेगी। आप ऐसे समझो, देखो ये मान लीजिए डीसीटी है, ये क्या है? डीसीटी है। यहां पर काम करता है एडीएच हार्मोन, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। किसका एब्जॉर्प्शन कराता है? वाटर का। अगर यहां से वाटर नहीं निकला, मान लो अगर एडीएच की कमी हो जाए, एडीएच कम हो जाएगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो नेफ्रॉन में पानी ज्यादा रहेगा, यूरिन ज्यादा बनेगी, और वो यूरिन डाइल्यूटेड होगी। कैसी हो जाएगी? डाइल्यूटेड। और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस और डायूरेसिस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायूरेसिस। मैं लिख देता हूं, डायूरेसिस। ठीक है, डायूरेसिस भी कह सकते हैं और डायबिटीज इंसिपिडस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आया, डायबिटीज इंसिपिडस या डायूरेसिस में क्या होता है? मोर यूरिनेशन ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ वाटर। रीजन क्या है? एडीएच की डेफिशिएंसी। एडीएच कम तो ऐसा होगा। ठीक है, अगले डिसऑर्डर की बात करते हैं, गाउट। गाउट बीमारी जो होती है यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होती है। किसके एक्यूमुलेशन से होती है? यूरिक एसिड। देखो इसको समझिए, ये हमारी एक बोन है और ये हमारी एक दूसरी बोन है। ठीक, इन दोनों का जहां ज्वाइंट होता है वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। यहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या नाम होता है? साइनोवियल फ्लूइड। अगर इस फ्लूइड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो आपको गाउटी अर्थराइटिस या गाउट बीमारी हो जाएगी। गाउट को गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं, मतलब गठिया एक टाइप का। इससे क्या होगा? यहाँ जो मेम्ब्रेन है इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और आपके जॉइंट्स में मूव करने में दर्द होगा। ठीक है, तो कॉज इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। तो गाउट में क्या होता है आप बताओगे? गाउट एक ऐसा डिसऑर्डर है जो साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के कलेक्ट होने से होता है। इस बीमारी में जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और आपको जॉइंट्स मूव करने में दर्द होता है। ठीक है, अगले डिसऑर्डर को देखते हैं। अगला डिसऑर्डर है किडनी स्टोन। देखो, अगर आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगे, अगर आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल इकट्ठे होने लगे तो क्या होगा? तो आपको किडनी स्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी स्टोन। पथरी कहते हैं इसको, या रीनल कैलकुली भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब अगली बीमारी, एक कंडीशन समझिए, क्या यूरिन में बाइल पिगमेंट भी देखे जा सकते हैं? हाँ, यूरिन में बाइल पिगमेंट भी देखे जा सकते हैं। कब? अगर आपको एनीमिया है तब, अगर आपको हेपेटाइटिस है तब, हेपेटाइटिस मतलब जॉइंटिस, और अगर आपको लिवर सिरोसिस है तब। ये तीन कंडीशन है। इन कंडीशन होने पर आपकी यूरिन के साथ बाइल पिगमेंट भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी यूरिन बाइल पिगमेंट है तो आपको ये तीन बीमारियां होने के चांस हैं। ठीक है, क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउट। यूरिन कम आएगी, यूरिन ज्यादा आएगी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये एक हार्मोन मैं बता रहा हूं जिसका नाम है एडीएच। क्या नाम मेरे बेटे? एडीएच। पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। आपको एंडोक्राइन पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो पिट्यूटरी का पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है एडीएच, और ये नेफ्रॉन के डीसीटी पर काम करता है। वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, जिससे यूरिन गाढ़ी बनती है। ठीक है, टू मेक यूरिन कंसंट्रेटेड। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो देखो दो कंडीशन है, या तो एडीएच कम होगा या ज्यादा। मैं लिखाता हूं, अगर एडीएच कम हो गया, अभी देखा था हमने, तो यूरिन कितनी बनेगी? यूरिन बनेगी ज्यादा और वो डाइल्यूटेड होगी। अगर एडीएच सफिशिएंट अमाउंट में है या ज्यादा है तो यूरिन कम बनेगी और वो कंसंट्रेटेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो यूरिन ज्यादा आएगी कम आएगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वैसे तो कई चीजों पे डिपेंड करता है, एक हमने आपको बताया एडीएच। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में एडीएच रिलीज होगा वहां से, और वो नेफ्रॉन के डीसीटी पर जाएगा, वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा, जिससे यूरिन कैसी हो जाएगी? कंसंट्रेटेड, और यूरिन के साथ वाटर का लॉस थोड़ा
कम होता है इस कंडीशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक कंडीशन यहां पर डायूरेटिक कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायूरेटिक कंपाउंड की। आप यहाँ पे एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ रब कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया था। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब देखिए डायूरेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो अभी मैंने बताया था यूरिन बहुत ज्यादा आएगी अगर एडीएच कम हो गया तो। इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस या डायूरेसिस। तो ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी कंडीशन लाएंगे? सपोज देखो, आप चाय पीते हो, आप चाय पीते हो, आप कॉफी पीते हो, आप अल्कोहल लेते हो, या आप हैवी लिक्विड डाइट पर होते हो, तो उस केस में एडीएच हार्मोन सप्रेस हो जाता है, वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराता, तो यूरिन में पानी ज्यादा रहता है, तो यूरिन ज्यादा आती है, और यूरिन का ज्यादा आना डायूरेसिस। तो जो डायूरेसिस कराए उसे डायूरेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपसे पूछे डायूरेटिक कंपाउंड कौन है? जो एडीएच को सप्रेस कर सकते हो, डायूरेसिस कॉज कर सकते हो, जैसे टी, कॉफी, अल्कोहल, लिक्विड डाइट। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना, आपके ब्लड के गाढ़ेपन को मेंटेन रखना, या ब्लड में वाटर के लेवल को मेंटेन रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। आपके ब्लड में कितना पानी होना चाहिए, आपका ब्लड पतला होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, इस चीज को जो मेंटेन रखना है इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, और ये काम कौन करता है? किडनी। इसीलिए किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो जो किडनी ऑस्मोरेगुलेशन कराएगी, मतलब रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगी, और इसीलिए इसको एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? आर्टिफिशियल किडनी। अब ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? देखो, जब हमारी किडनी दोनों खराब हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाती, तब हमें अपने ब्लड को फिल्टर कराने के लिए दूसरी आर्टिफिशियल किडनी पर डिपेंड होना पड़ता है। देखो यहाँ आपको इमेज में दिख रहा है, एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है, उसको एक मशीन से कनेक्ट कर रखा है, जहां पर यूरिन को ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना के बॉडी से अलग किया जा रहा है। ठीक है ना? मेरी बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। जब किडनी काम नहीं करती तो वो काम हम एक मशीन से कराते हैं, और ब्लड के फिल्टर को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्टर। अगर आपकी किडनी काम कर रही है, नेचुरली किडनी काम कर रही है, तो नेचुरल ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कर पाएगी तो इसे आर्टिफिशियल किडनी से कराएंगे, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस। अब देखिए यहाँ पर एक मशीन दिख रही है तुम्हें, मैं ऐसे करके अलग से बना के भी दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए एक मशीन है, इसके अंदर कुछ कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स लगी हुई हैं। हम क्या चाहते हैं? ब्लड जो हो इस कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाए। ये देखो हमारी एक ब्लड वेसल से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम होता है रीनल आर्टरी। ये वाला पार्ट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया आपके रीनल वेन से। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। मैं क्या चाहता हूं, मेरे रीनल नहीं, रेडियल आर्टरी, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में रेडियल आर्टरी है, रेडियल वेन है। मैं क्या चाहता हूं, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला जाए, इस मशीन में पहुंचाया जाए। जब इस मशीन की ट्यूब के अंदर ये ब्लड घूमेगा तो वहां पर ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और जब वो ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो साफ ब्लड को रेडियल वेन से मेरे हाथ के थ्रू बॉडी में पहुंचा दे। ये मुझे करना है। ठीक है, अब बात आती है आर्टिफिशियल किडनी काम कैसे करती है। देखो, ये है आपकी कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? सेलोफेन मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल, मतलब इससे कुछ ही चीजें बाहर जाएंगी, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल चला जाएगा, सॉलिड पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। देखो, अब मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये वाला। देखो, मैं चाहता हूं यहां से ब्लड आए, ऐसे करके इस ट्यूब में घूमे, ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगी है वो ट्यूब से बाहर चली जाए,
और साफ ब्लड वापस मेरी बॉडी में पहुंचा दिया जाए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? इस मशीन में, यहां पर इस मशीन में बाहर की तरफ इस जगह पर एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम होता है डायलाइजर फ्लूइड। क्या नाम होता है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये देखो, ये लिखा है डायग्राम में, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कंपोजिशन हमारे ब्लड के कंपोजिशन के जैसा ही होता है। देखो मैं दिखाता हूं, ये है आपका डायलाइजिंग फ्लूइड और ये है हमारा ब्लड। तो जो चीजें हमारे ब्लड में होंगी वो भी डायलाइजिंग फ्लूइड में होंगी, बस एक चीज नहीं होगी, वेस्ट। देखो मान लो हमारे पास 4 ग्लूकोज है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में भी 4 ग्लूकोज रखने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहां पर 4 ग्लूकोज होते और बाहर ग्लूकोज नहीं होते, तो ज्यादा से कम की तरफ ग्लूकोज माइग्रेट कर जाता, ज्यादा से कम की तरफ ग्लूकोज डिफ्यूज हो जाता, तो हमारे ग्लूकोज का लॉस हो जाता। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे करना पड़ेगा फिर से बड़ा। हम क्या चाहते हैं? हमारे ब्लड में से केवल बेकार की चीजें ही बाहर जाएं। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है इस ट्यूब के अंदर। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है बेटा? इस ट्यूब के अंदर। तो हम ये चाहते हैं जब ब्लड इसमें से फ्लो होते हुए जाए तो ब्लड से सिर्फ बेकार की चीजें बाहर मशीन में जाएं, हमारे ब्लड से काम की चीजें ना जाएं। तो आप जो चीजें यहां से बाहर भेजना नहीं चाहते, उन चीजों की कंसंट्रेशन बाहर वाले फ्लूइड में और ब्लड में सेम कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो डायलाइजर फ्लूइड का कंपोजिशन और ब्लड का कंपोजिशन सेम। ग्लूकोज 4 है ब्लड में, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में भी ग्लूकोज 4 होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अमीनो एसिड हैं, तो यहाँ पर भी 2 अमीनो एसिड होंगे। लेकिन अगर ब्लड में 10 यूरिया है, तो हम डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूरिया ज्यादा से कम की तरफ बाहर जाएगी, यूरिया ज्यादा से कम की तरफ जाएगी बाहर की तरफ। और यही तो हम चाहते हैं कि इस ट्यूब में जब ब्लड आए तो ब्लड से यूरिया बाहर मशीन में चली जाए। ठीक है, तो समझो आर्टिफिशियल किडनी के काम करने का तरीका क्या है। आर्टिफिशियल किडनी में कई सारी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, जिनके चारों तरफ सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेमी परमेबल होती है। ठीक, इन ट्यूब के बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसका कंपोजिशन अंदर बह रहे फ्लो कर रहे ब्लड के जैसा ही होता है, बस इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर वेस्ट नहीं होता है, तभी तो ब्लड में से वेस्ट उसमें जाएगा। ठीक, ऐसा करने से ब्लड फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होने के बाद ब्लड को वापस आपकी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। आपका ब्लड मशीन में कौन सी आर्टरी से डालेंगे? तो रेडियल आर्टरी से डालेंगे। वापस ब्लड आपकी बॉडी में किससे लाएंगे? रेडियल वेन से लाएंगे। याद रहे, आपकी बॉडी में कोई भी चीज पहुंचाई जाती है वेन से, आर्टरी से नहीं। ठीक है, अब देखो एक चीज और लास्ट बता रहा हूं। जो रेडियल आर्टरी होती है, जब इससे ब्लड इसमें पहुंचाते हैं तो उसमें हमें हेपेरिन ऐड करना पड़ता है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ब्लड बॉडी से बाहर आते ही क्लॉट बन जाए, तो उसको बचाने, क्लॉट बनने से बचाने के लिए हेपेरिन को ऐड करते हैं। और जब वापस हम ब्लड को पहुंचाते हैं आपकी बॉडी में, तो एंटी हेपेरिन मिलाया जाता है, उतना ही जितना हेपेरिन हमने मिलाया था। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात आपकी समझ में आ गई? बोलो मेरे बच्चे, आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ में। ठीक है, तो फिर से देख लो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है। ये मशीन होती है जिसमें कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, उस पर सेलोफेन ट्यूब मेम्ब्रेन होती है, बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ब्लड अंदर बह रहा होता है, डायलाइजर फ्लूइड बाहर होता है। दोनों का कंपोजिशन सेम है, सिर्फ डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट नहीं होता। क्यों? जिससे ब्लड से वेस्ट बाहर डिफ्यूज होकर चला जाए। जब ब्लड को मशीन में पहुंचाते हैं तो रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उसमें हेपेरिन ऐड करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद जब ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचाते हैं तो रेडियल वेन से पहुंचाते हैं और उसमें एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।